हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। अब देखिए, इस लॉकडाउन में आपकी थोड़ी सी जो तैयारी है वो विलम्ब चल रही होगी, लेकिन फिर भी उसे आपको बरकरार बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आगामी परीक्षाएं भी आ रही हैं, क्योंकि उनका कभी भी कोई भी डेट दिया जा सकता है। आज देखिए, हम अपनी जो है संविधान की दूसरी सीरीज में बात कर रहे हैं। जो पहली सीरीज में जो हमने देखा था संविधान का जो विकास है कि किस तरह से हुआ था, कहाँ से राजनीति का उदय हुआ था, हमने उससे संबंधित जो चर्चाएं थी वो की थी। आज की जो हम अपनी इस एपिसोड में या क्लास में जो है दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। एक तो एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम, जिसको 1935 कहते हैं, और दूसरा जो है अगस्त प्रस्ताव, जिसको हम लॉर्ड लेनिथिको प्रस्ताव के नाम से भी जो है जान लेते हैं। तो आज हम अपनी क्लास में जो है इन दो प्रस्तावों पर बात करने वाले हैं, तो उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। देखिए, संविधान के आज हम दूसरे एपिसोड में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ 2 में बात कर रहे हैं, और आज हम अपनी इस क्लास में जो है दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक बात करेंगे भारत शासन अधिनियम, जो इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट है 1935 है, इसको सबसे बड़े एक्ट के रूप में भी जो है दर्जा दिया गया है। और दूसरा देखिए, इसके बाद में जो है हम एक है अगस्त प्रस्ताव है, इस पर भी भूमिका डालने की कोशिश करेंगे, जो कि 1940 में है। फिर और भी प्रस्ताव हैं, जैसे प्यारे छात्रों इसके बाद में है जैसे क्रिप्स मिशन है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे चल के। जो है 1942 है, क्रिप्स मिशन है एक जो है, और इसके बाद में भी एक और प्रस्ताव आया था कैबिनेट मिशन, एक इसके बाद में कैबिनेट मिशन भी आता है, 1946 में आता है, 1946 में आता है। तो ये जो कैबिनेट मिशन क्या है, इस पर भी हम जो है पूर्ण रूप से गहराई से चर्चा करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमें जानना है, क्योंकि देखिए संविधान सभा का उदय या उन सभी चीज़ों को जानने के लिए थोड़ा सा हमें उसके जो बैकअप जो पृष्ठभूमि है, उन सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होगा। इसमें हम सबसे पहले जो है अपना भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935 है, इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो है किस तरह से आया था और किस तरह से इसका जो निर्माण है वो हुआ था। तो आइए हम इन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो देख रहे हैं इसमें जो है भारत शासन अधिनियम को देख रहे हैं। एक है 1935 है, 1935 है, इसी को इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जान लेते हैं। थोड़ा सा हम इसकी बैकअप पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। देखिए, एक प्रस्ताव आया था 1919 का, 1919 का एक प्रस्ताव आया था, और इस प्रस्ताव में जैसे बहुत सारी चर्चाएं की गई थी कि जो भी भारत में अधिनियम भेजे जाएंगे उनकी 10 वर्षों के आधारों पर जो है समीक्षाएं की जाएंगी। तो यहाँ पर 1919 का जो एक्ट था, इसमें ये प्रावधान था कि कानून की 10 वर्ष के आधार पर समीक्षा। मैं पहले 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि ये क्यों आया था और किस तरीके से इसका उदय होता है, तो उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है इस चीज़ का, तो उस पर बात कर रहे हैं हम जो है। तो 1919 का एक्ट था, इसमें यह कहा गया था कि जो भी भारत में कानून भेजा जाएगा उस कानून की प्रत्येक 10 वर्ष पर आधारित समीक्षाएं की जाएंगी। तो कानून की जो थी 10 वर्ष आधारित समीक्षाएं थी। अब इसी समीक्षा के आधार पर ही जो था 1927 में एक जो था साइमन कमीशन का निर्माण होता है, और वही जो साइमन कमीशन है 1928 में भारत पहुंचता है। लेकिन जो साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय व्यक्ति के न होने के कारण उसका बहिष्कार कर दिया गया, बायकॉट कर दिया गया, और उसको गो बैक साइमन कमीशन के भी नारे लगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि उसमें कोई भारतीय व्यक्ति नहीं था। तो वो भी जो है एक तरह से इसी 10 वर्ष आधारित समीक्षा के आधार पर आया था। तो इसके पश्चात में क्या होता है कि 1927 में एक आपका जो है साइमन कमीशन का गठन होता है,
और यही जो 1928 में जब भारत पहुंचता है तो इसका क्या कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया गया। और इसी बहिष्कार के क्रम में एक व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, वह भी घायल होते हैं। अब क्या होता है, इस 1928 के बाद में बहुत सारे जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुए, गोलमेज सम्मेलन भी हुए। जैसे 1931 का गोलमेज सम्मेलन था, 1932 में भी हुआ, 1933 में भी हुआ। तो इन सम्मेलनों के माध्यम से भारतीय लोगों को कुछ चीज़ें देने की भी बात की गई और साथ ही साथ में जो भारत की जो संवैधानिक पृष्ठभूमि थी उस पर भी चर्चाएं की गई। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ देखते हैं हम, जो 1931 हो, चाहे 32 का गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे 33 का गोलमेज सम्मेलन हो, कोई सा भी गोलमेज सम्मेलन हो, इन गोलमेज सम्मेलनों में किसी में भी जो है भारतीयों को संतुष्ट नहीं किया जा सका। तो यहाँ इसके बाद में देखेंगे कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए हैं, 3 गोलमेज सम्मेलनों में भारतीयों को संतुष्ट नहीं किया गया। और दूसरी ओर देखेंगे कि भारत में इसी समय पर जो है बहुत सारे आंदोलन भी, जो मूवमेंट है वो चल रहे थे। जैसे गांधी जी का आप देख सकते हैं दांडी मार्च भी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था। और वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें, भगत सिंह के द्वारा भी बहुत सारे जो आंदोलन थे वो क्रांतिकारी के रूप में किए जा रहे थे। तो यहाँ पर देखें, इधर दूसरी बात देखें तो एक जो थी आंदोलनों की, मूवमेंट्स की जो थी, आंदोलनों की भी पृष्ठभूमि बन चुकी थी। बहुत सारी पृष्ठभूमि थी वो भी यहाँ पर बन चुकी थी। तो इन्हीं सभी समस्याओं को हल करने के लिए जो था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था और उसी कानून को जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में हम जानते हैं। वो क्या था, एक तरह से इन्हीं सभी चीज़ों का मिलता जुलता रूप था और इसमें किसी भी प्रकार से जो था भारतीय लोगों को संतुष्ट करने की बातें की गई थी कि किस तरह से भारतीय लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है, आंदोलनों को दबाया जा सकता है, किस तरह से वहाँ पर अपने प्रशासन को बढ़ाया जा सकता है। तो वही चीज़ों के विचार करने के लिए जो था ब्रिटिश सरकार ने इन्हीं अपनी स्थितियों की पहुँच बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए जो था इसी 1935 के अधिनियम को भारत भेजा था या बनाया था। अब इस 1935 के अधिनियम में क्या था उन पर भी जो है बात करेंगे। देखिए, ये हमने इसमें पृष्ठभूमि देखी। अब हम बात करते हैं कि 1935 के अधिनियम में था क्या। 1935 के अधिनियम का अब हम बात करेंगे, स्वरूप की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश सरकार का ये एक तरह से एक बहुत बड़ा फैसला था जो कि उसने 1935 का जो अधिनियम भेजा था, और साथ ही साथ में यह एक जटिल लेख भी था। लेकिन आगे चल करके यह भी जो है 1935 का अधिनियम भारतीय लोगों को संतुष्ट नहीं कर सका। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें थीं जो भारतीय लोगों को प्रदान भी इसमें हुई, जिससे कुछ समय के लिए भारतीय लोग जो थे वह अपने आंदोलनों को समाप्त भी किए, या कहें तो हम जो विराम भी किए। लेकिन आगे चल करके फिर ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसके कारण से फिर दोबारा से जो आंदोलन है वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं 1935 के अधिनियम का जो प्रारूप है या जो स्वरूप है वो क्या था, उस पर बात करते हैं। इसके प्रारूप पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया एक जटिल लेख था। सबसे पहली बात करें तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया जटिल लेख था। देखिए, तो ये जो है ब्रिटिश सरकार का जो बनाया गया एक जटिल लेख था, और इसमें क्या क्या बातें थी। जैसे ब्रिटिश सरकार ने इसमें कुल 14 भाग बनाए थे। इसमें जो थे कुल 14 भागों की चर्चा थी। जो कुल जो भाग थे इसमें 14 थे, 14 भाग थे। साथ ही साथ में कुछ इसमें आर्टिकल्स का भी निर्माण किया गया था। 14 भाग के साथ साथ इसमें जो थे 321 अनुच्छेद भी थे, आर्टिकल भी थे, और इसके साथ साथ में इसमें जो थी 10 अनुसूचियां भी थीं, शेड्यूल भी थी।
इसमें 10 अनुसूचियों का जो था प्रावधान किया गया था। और आगे चल कर के देखेंगे भारतीय संविधान का एक जो बड़ा हिस्सा है वह भी यहीं से लिया गया है। चलिए और देखें इसमें क्या चीज़ें थी, उन पर हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहली बात ये की गई थी कि जो भारत है उसको एक संघ के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और इस संघ में जो है जो ब्रिटिश प्रांत होंगे उनको सम्मिलित कर लिया जाएगा, लेकिन जो देसी रियासतें हैं, जो मोनार्ची रीजन्स थे, उनको ये छूट होगी कि वो चाहे तो इस प्रांत में जो बनाया जा रहा है, जो संघ बनाया जा रहा है, इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं भी। तो इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात जो थी कि ब्रिटिश भारत का एक संघ बनाया जाएगा, यूनियन, एक जो था संघ बनाया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत सम्मिलित होंगे। इसमें बात की गई, इसमें जो ब्रिटिश प्रांत जो हैं सम्मिलित होंगे, परंतु देसी रियासतों को छूट होगी। जो मोनार्ची रीजन्स हैं, देसी जो रियासत हैं, रियासतों को जो है छूट होगी कि चाहे तो वो जो हैं इसमें ब्रिटिश प्रांत में संघ में सम्मिलित हो सकती हैं, अन्यथा वो नहीं भी सम्मिलित हो सकती हैं। और क्या बातें थी उन पर भी हम जो है इसमें चर्चा करते हैं। देखिए इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो इसमें यह कहा गया कि जो प्रांतों में जो भारतीय लोगों को जो द्वैध शासन दिया गया था, उस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और एक केंद्र में द्वैध शासन दिया जाएगा और साथ ही साथ में एक तरह से एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया जाएगा, यानी एक तरह से चुनी हुई जो सरकार होगी उसका निर्माण किया जाएगा और उसमें जो भारतीय लोग सम्मिलित होंगे और वो फैसला भी ले सकेंगे। तो यहाँ पर चौथी जो सबसे बड़ी बात जो की गई इसमें जो है कि प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात की गई प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। जिसके स्थान पर केंद्र में द्वैध शासन दिया जाएगा। इसमें जो बात की गई केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई यहां पर। अब देखिए द्वैध शासन का मतलब क्या था, दोहरा शासन, कि इसमें कुछ चीजें जो होंगी वो ब्रिटिश सरकार के पास में होंगी और कुछ जो है चुनी हुई जो सरकार होगी उसके पास में चीजें होंगी। तो इसमें दोनों लोग जो थे उनको उत्तरदायी ठहरा दिया गया। जैसे इसमें क्या कहा गया, जैसे जो वायसराय होगा प्लस उसकी जो कार्यकारिणी होगी, यानी जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उसमें जो सम्मिलित हैं, जो कार्यकारिणी हैं, ये जो दोनों जो हैं एक तरह से जो सुरक्षित विषयों पर कार्य करेंगे। सुरक्षित विषय जैसे रक्षा था, रेवेन्यू था, इन सब पर मिलकर के जो है कार्य करेंगे। ये जो है सुरक्षित विषयों पर कार्य करेंगे। और दूसरी बात ये कहा गया कि जो वायसराय दूसरी ओर जो है वायसराय जो रहेगा प्लस जो मंत्रिमंडल जो बन के आएगा, जो मंत्री परिषद होगी, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होगी, इनको जो विषय सौंपे जाएंगे उन पर ये काम करेंगे, हस्तांतरित विषयों पर ये जो है काम करेंगे। ये हस्तांतरित विषयों पर काम करेंगे। ये इसमें दूसरी बात जो थी वो की गई कि इनको जो विषय सौंपे जाएंगे उन पर ये जो है चर्चा करेंगे। और एक उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार का मतलब चुनी हुई, एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात थी कि जो सरकार होगी वो एक तरह से उत्तरदायी स्वरूप में होगी, जो कि जिम्मेदारियों को अपनियों को जो है निभाएगी। तो यहां पर ये कुछ बातें थी, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की बातें और करते हैं। चलिए देखें,
और क्या बातें थी इसमें जो है उन पर भी बातें मैं बताता हूं मैं आपको जो है। देखिए आगे जो है, जो केंद्र द्वय शासन होगा, इसके साथ साथ जो व्यवस्थापिका होगी, व्यवस्थापिकाओं का जो विषय होगा उनका भी बंटवारा होगा। यानी जो एक तरह से जो पार्लियामेंट बनेगी, जो काम करने वाली व्यवस्थापिका का मतलब है जो संचालन करने वाली होगी, उसके जो कार्य हैं उनका भी जो है एक तरह से बंटवारा होगा। जैसे केंद्र के रूप में बटेंगे कुछ जो है, कुछ प्रांत के रूप में बटेंगे और कुछ जो है समवर्ती के रूप में यहाँ पर बात की गई। तो यहाँ अगली बात की गई छठवीं जो है कि केंद्र की जो व्यवस्थापिका है, केंद्र की व्यवस्थापिका के कार्यों का बंटवारा होगा। और केंद्र की जो व्यवस्थापिका है, इसमें जो कार्यों के बंटवारे की जो बातें थी वो 3 रूपों में की जाती हैं। एक तो केंद्र के रूप में ही की जाती है, केंद्र विषय होंगे, सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर होंगे, जिनको केवल केंद्र देखेगा। एक राज्य विषय होंगे, स्टेट सब्जेक्ट मैटर्स होंगे, एक समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट के होंगे जो है, यानी जिन पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के काम करेंगे। एक जो है समवर्ती सूची विषय होंगे। ये जो है इस रूप में जो है व्यवस्थापिका के जो बंटवारे थे कार्यों के वो किए गए। इसके बाद में और क्या कहा गया कि भारत में जो केंद्र स्तर पर एक प्रकार से एक न्यायपालिका होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की बात की गई। और इसमें यह कहा गया कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में लंदन में स्थित जो प्रीवी काउंसिल है या जो प्रीवियस जो कोर्ट है वहाँ का, उसमें वो जो है अपील कर सकता है। यानी यहाँ पर देखेंगे कि भारतीयों के एक तरह से जो फैसलों के लिए या न्यायों के लिए केंद्र में कोर्ट की बात तो की गई थी, लेकिन यदि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में लंदन में जो स्थित कोर्ट है, जो प्रीवी काउंसिल है, वहां पर आप जो है अपनी अपील कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे यहां पर जो है नेक्स्ट बात की गई, केंद्र स्तर पर न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और यदि इसके फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ध्यान रखेंगे, यदि इसके फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो लंदन में स्थित प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। लेकिन वास्तविकता में देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो स्थापना है 1950 में हुई है। इस बात को याद रखेंगे। वास्तविक रूप में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो कब हुई है? 1950 में हुई है, जो कि कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में है। लेकिन इसकी जो स्थापना की जो बातें हैं वो कौन से एक्ट में कर दी गई थी? 1935 का जो एक्ट था उसमें कर दी गई थी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे देखें और चीजें इसमें क्या थी। जैसे देखिए और भी चीजें थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की बातें की गई इसमें जो है, यानी डायरेक्ट इलेक्शन राइट्स की बातें की गई इसमें जो है। बहुत सारी बातें देखें और भी नेक्स्ट हैं, आप देखेंगे इसमें जो है, इसमें एक बात की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की बात की गई और साथ ही साथ में इसमें मताधिकार का विस्तार की बात की गई।
इसमें कहा गया मताधिकार का जो विस्तार किया जाएगा, इसमें ये भी बात की गई। इसके अलावा केंद्र स्तर पर जो है एक केंद्रीय बैंक आरबीआई की भी स्थापना की बातें इसी में हुई हैं। तो इसमें और देखेंगे केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना भी इसी से हुई है। और इस भारतीय क्षेत्र में से दो क्षेत्र, एक म्यांमार क्षेत्र और एक अदन क्षेत्र जो कि लाल सागर के पास में स्थित है, इन दो क्षेत्रों को यदि आप देखेंगे, ये जो क्षेत्र है ये बर्मा क्षेत्र है और ये भारतीय क्षेत्र है, और इधर देखेंगे यहाँ है अदन की खाड़ी और यहीं एक द्वीप क्षेत्र भी है, ये अदन की खाड़ी क्षेत्र और यहीं एक अदन क्षेत्र है। इन दोनों पर भी जो था ब्रिटिश क्षेत्र थे, ये भी जो है ब्रिटिश प्रांत थे। लेकिन 1935 के अधिनियम को इन दोनों जो क्षेत्रों को जो है भारत से स्वतंत्र एक तरह से ब्रिटिश रियासत के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ एक बात और होती है कि 1935 के अधिनियम से ही अदन एवं बर्मा क्षेत्र, यहाँ पर दो क्षेत्रों की बातें, बर्मा क्षेत्र को भारत से हटाकर स्वतंत्र उपनिवेश घोषित कर दिया गया, कॉलोनियम उपनिवेश घोषित कर दिया गया। हालांकि 1937 में ये आगे चल करके अलग होता है, ये भी काम जो है इसी एक्ट के माध्यम से किया जाता है। और प्यारे छात्र, अब देखें यहाँ आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे भारतीयों को मताधिकार जो था वो उसमें बढ़ावा मिला, और यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय बैंक मिली, वोटिंग राइट्स, स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली। लेकिन वही देखें भारतीय जो क्षेत्र थे उनको बंटवारे के रूप में भी किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि एक बड़े क्षेत्र पर जो है शासन करना अब ब्रिटिश सरकार के लिए कठिन होता हुआ जा रहा था, और वो चाहती थी कि जो भारतीय क्षेत्र हैं वो छोटे छोटे रूपों में बंट जाएं, जिससे कि वहाँ पर जो शासन है वो आसानी से किया जा सकता है। और यदि एक क्षेत्र हमारे अधिकार से निकल भी जाएगा तो दूसरा जो क्षेत्र है हम उस पर आसानी से जो शासन है वह हम कर सकते हैं। तो इन्हीं कारणों से जो था और अन्य कारणों से इन दोनों क्षेत्रों को भारत से हटा दिया गया। और भी देखें, और भी आपको बताऊं, यहीं पर ये जो क्षेत्र है ये आपका बम्बई प्रेसिडेंसी थी उस समय, और इसी बम्बई प्रेसिडेंसी से एक अलग प्रेसिडेंसी बनाई गई, सिंध प्रांत का निर्माण भी इसी एक्ट से किया गया। और यहाँ पर जो बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, और इसी से एक और निर्माण किया गया, उड़ीसा प्रेसिडेंसी का भी जो है निर्माण किया जाता है। तो यहाँ एक और बात सामने निकल के आती है, दो चीज़ें जो हैं कि यहाँ पर सिंध प्लस में जो उड़ीसा प्रेसिडेंसी का भी निर्माण किया जाता है, इनका भी जो है निर्माण किया गया। तो ये जो थी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमारे 1935 के अधिनियम में जो है बातें की गई थी। लेकिन अब इस 1935 के जो अधिनियम है इसका जो प्रभाव है वो क्या होता है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये तो सभी चीज़ें थी जो 1935 के हमारे जो अधिनियम में बातें की गई, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देखें, हम देखते हैं अब यहाँ पर जो है 1935 के अधिनियम का प्रभाव क्या रहा उस पर बात कर लेते हैं। अब मैं इसमें जो चर्चा करने के लिए जा रहा हूं 1935 के अधिनियम के प्रभाव की चर्चा कर रहा हूं। 35 के अधिनियम का प्रभाव क्या था? देखिए, यदि हम प्रभाव की बात करते हैं तो जो एक संघीय व्यवस्था की बात की गई थी कि हम भारत को एक संघीय व्यवस्था में परिवर्तित करेंगे, तो आप देखते हैं 1947 तक भारत संघीय व्यवस्था में परिवर्तित ही नहीं हो सका। तो
तो यहां पर जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 के अधिनियम में जिस संघीय व्यवस्था की बात की गई थी वो एक दोषपूर्ण संघीय व्यवस्था थी, क्योंकि उसका तो कहीं पर निर्माण ही नहीं हो सका। दूसरी बात यदि हम करें और भी यदि इसके अलावा बात करें कि जो 1935 के अधिनियम का जो निर्माण है, गोलमेज सम्मेलन के पश्चात में एक समिति बनी थी, लॉर्ड लिनलिथगो समिति, और उसी समिति के आधार पर जो है इस एक्ट का निर्माण हुआ था। और इस समिति के आधार पर ही जो भारतीय क्षेत्रों की जो चीजें थी सभी वह ब्रिटिश रूप में जो है क्राउन के रूप में केंद्रित बन चुकी थी। और हम जो है अपने संविधान की बात, निर्माण की बात कर रहे थे, हम ऐसा कोई भी एक्ट, अधिनियम या ऐसे स्वरूप की बात नहीं कर रहे थे जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा हो। तो 1935 का जो अधिनियम था वह एक तरह से पिछले कानूनों में सुधार तो था, लेकिन जिन चीज़ों की हमें मांगें थी वह चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हो सकी। और इसी कारण से ये होता है कि कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, इन सब के द्वारा जो है इस 1935 के अधिनियम का जो है बहिष्कार तो किया गया, लेकिन वहीं पर इन्होंने एक सरकार का भी निर्माण किया जो उत्तरदायी सरकार थी। और उसमें जो उत्तरदायी सरकार जो थी वो कांग्रेस की बनती है, और वो कैसे बनेगी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले संघीय व्यवस्था का निर्माण 1947 तक नहीं हो सका, क्योंकि एक दोषपूर्ण व्यवस्था थी। दोषपूर्ण व्यवस्था थी। यदि हम दूसरी बात करें 1935 का अधिनियम गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान बनी लॉर्ड लिनलिथगो समिति के आधार पर था, जिसमें सभी चीजें जो है ब्रिटिश केंद्रित बन चुकी थी। और यदि बात करें भारतीयों की जो मांगें थी वो पूर्ण नहीं हो सकी, जिसके कारण इसका भी बहिष्कार होने लगा। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की बातें करते हैं। चलिए, अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं कि अगस्त प्रस्ताव जो था वो क्या था, उस पर बात करते हैं। आइए इसको रफ कर देता हूं मैं जो है। अब हम चर्चा कर रहे हैं अगस्त प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, जो यहां पर दूसरा प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940। सबसे पहले मैं इसकी भूमिका बता देता हूं कि इसका उदय कैसे हुआ था और ये भारत में कैसे आया था। इसकी हम भूमिका या पृष्ठभूमि की बात करते हैं। देखिए, जो यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभिकता हुई थी
एक युद्ध प्रारंभ हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो है आपको पता होगा 1939 से 45 तक चला है। इस युद्ध का कारण क्या था कि जो जर्मनी था, उस जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है, और इसी के पश्चात में जो ब्रिटेन भी जो रहता है वो इस युद्ध में कूद जाता है, और वो भी जो है पोलैंड की तरफ से युद्ध की घोषणा कर देता है। इस युद्ध का जो कारण था, सबसे पहले तो हम कारण की बात कर लेते हैं। कारण जो था वो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर देना था। द्वारा जो था पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया था। जो पोलैंड क्षेत्र था उस पर आक्रमण कर दिया गया था, और इसी के बाद में जो ब्रिटेन था, ये ब्रिटेन भी पोलैंड की ओर से युद्ध की घोषणा कर देता है। ये सभी जो है यूरोप में चल रहा था, और इधर जो था भारत में, भारत की स्थिति बताऊं, भारत में जो था एक उत्तरदायी सरकार कांग्रेस की बन चुकी थी। यहां भारत में देखेंगे कांग्रेस की एक उत्तरदायी सरकार बन चुकी है। लेकिन कांग्रेस की तो उत्तरदायी सरकार बनी थी, यहां जो मुस्लिम लीग थी वो इस उत्तरदायी सरकार में पराजित हुई थी। यहां जो है मुस्लिम लीग पराजित होती है, तो भाई उसके मन में तो खोट रहेगा ही रहेगा। तो अब यहां क्या होता है उसकी बात आपको बताता हूं। यहां पर जो है ब्रिटेन ने क्या किया, सितंबर 1939 में ही जो था लिखित रूप में ये प्रस्ताव में घोषणा कर दी कि जो भारत भी है वह ब्रिटेन की ओर से इस युद्ध में भाग लेगा। हम भाग नहीं लेना चाह रहे थे, बिल्कुल भी नहीं भाग लेना चाह रहे थे, और ना ही जो हमारे यहाँ पर गठित की गई सरकार थी उससे पूछा गया कि हम युद्ध में भाग ले लें या नहीं लें। ये ब्रिटेन सरकार के द्वारा ही सितंबर 1939 में जो है लिखित रूप में घोषित कर दिया जाता है। ये घोषित कर दिया गया कि भारत भी युद्ध में भाग लेगा। अब तो यहां फिर समस्या ये आई कि फिर इस सरकार का मतलब क्या था जो उत्तरदायी सरकार बनाई थी आपने जो है। तो इसी कारण से क्या होता है कि जो ये इधर उत्तरदायी जो सरकार बनी थी, इधर जो उत्तरदायी सरकार बनती है, इस कांग्रेस उत्तरदायी सरकार के द्वारा क्या किया गया, इस्तीफा दे दिया गया। इसने जो था इस्तीफा दे दिया सरकार ने। अब जैसे इस्तीफा देता है तो मुस्लिम लीग बड़ी खुश हुई। मुस्लिम लीग ने सोचा कि चलो कांग्रेस से तो छुट्टी मिली, और मुस्लिम लीग ने क्या किया, 22 अक्टूबर 1939 को ही जो था एक मुक्ति दिवस बनाया। और मुक्ति दिवस किससे, कांग्रेस से बनाया। तो यहां याद रखेंगे 22 अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, और मुक्ति दिवस मनाने का कारण इसने कहा कि चलो भाई ये बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कम से कम एक बात का तो निपटारा हुआ कि अब हम स्वतंत्र रूप में हो गए। हालांकि ये सही नहीं था, यहां एक होने की जरूरत थी। तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई यहां पर जो है, इधर विश्व युद्ध चल रहा है, इधर ये स्थिति उत्पन्न हो रही है जो है। तो बड़ी स्थितियां यहां पर जो है खराब होने लग जाती हैं। तो अब इसी के पश्चात में क्या होता है कि कांग्रेस ने एक प्लान बनाया। इसके पश्चात की कहानी बताता हूं आपको जो है, इसके पश्चात की बहुत ही अच्छी कहानी है। कांग्रेस ने अब एक प्लान बनाया, और कांग्रेस ने क्या किया, रामगढ़ में मार्च 1940 की बातें हैं। मार्च 1940 में कांग्रेस ने रामगढ़ में एक कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन करती है जो है। यहां पर जो है 1940 में जो है कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ, और इस अधिवेशन के आयोजन का मुख्य रूप यही था कि भाई करना क्या है। इसमें ये बातें थीं
तो इसमें यह कहा गया कि भाई अब तो जो है हमारा एक ही बात होनी चाहिए, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की बात होनी चाहिए, यानी हम स्वतंत्र होने से पहले एक अंतरिम सरकार का निर्माण करेंगे। और इसमें जो है रामगढ़ के जो अधिवेशन था, इसमें इस बात की मांग की गई और इसी आधार पर आगे की जो भूमिका थी वो होने लगी। लेकिन यहां से सभी जो खेमे थे वो अलग बट गए। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि भाई अब ऐसी स्थिति है कि दाव हमारे हाथ में है और इनको पीटो कूटो और यहां से भगाओ। लेकिन वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी ने यह कहा कि नहीं भाई, अभी ऐसी स्थिति में हमें जो है इन सभी कामों को, जो आंदोलन है, इन सब को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें कार्यों को करते रहना चाहिए। तो इन सब से बचाव के लिए ये सब स्थितियां जो उत्पन्न हुई, इन सभी से बचाव के लिए क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक अधिनियम बनाया जाता है और यही अधिनियम अगस्त माह में आया था, इसीलिए इसको कह दिया गया अगस्त प्रस्ताव कह दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी बताता हूं। चलिए देखें था क्या अगस्त प्रस्ताव, उस पर मैं चर्चा करता हूं। देखेंगे या इसी को लॉर्ड लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। इसी को जो है लॉर्ड लिनलिथगो प्रस्ताव के रूप में भी जानते हैं। था क्या, इसको बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह प्रस्ताव सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की सहायता प्राप्त करने के लिए था, रियलिटी देखा जाए तो। अब इसमें क्या चीजें थी उन पर चर्चा मैं करता हूं। पहली बात इसमें यह की गई कि जो हमारे यहां पर जो आप डोमिनियन स्टेट की बात करते आए हैं, हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे। अब आप सोचो, डोमिनियन स्टेट अधीनस्थ राज्य 1928 में मांगा जा रहा था और दे ये 12 साल बाद रहे हैं, और अब हम स्वराज की मांग कर रहे हैं। भाई हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें तो जो है हमें अंतरिम सरकार चाहिए। 12 साल बाद ये इन स्थितियों को बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यह कहा गया, भारतीयों को डोमिनियन स्टेट यानी अधीनस्थ राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। एक बात यह की गई, दर्जा दे दिया जाएगा। अब आप सोचिए 1928 से 12 साल बाद ये बातें की जा रही हैं। क्यों हम लें इस चीज को? अब हमें ये नहीं चाहिए, अब हमें इन चीजों को। दूसरी बात क्या की गई, वायसराय की जो कार्यकारिणी है, भारतीयों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। यहां सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तीसरी बात की गई इसमें जो है, युद्ध के पश्चात युद्ध परिषद का गठन होगा, जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा कि भाई क्या हुआ इसमें, क्या एक्सपेंडिचर थे, क्या चीजें थी, कौन सी चीजें आपको प्राप्त होंगी, उनके लिए कहा गया भारतीयों को शामिल कर लेंगे हम इसमें। और एक बात और की गई, अल्पसंख्यकों के हितों की बातें की जाएंगी। यहां और भी बात की गई कि अल्पसंख्यकों के जो हित हैं
उनकी भी बात की जाएंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये थी इन सब के बावजूद कि जो 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन था, रामगढ़ अधिवेशन में जो राष्ट्रीय जो सरकार की मांग की गई थी, इसको नहीं माना जाएगा, इसकी मांग को खारिज कर दिया जाएगा। और भी बातें थी इसमें। यह कहा गया कि, और बताऊं आपको जो है, इसमें यह कहा गया कि भारतीयों के लिए युद्ध के पश्चात संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा, जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। लेकिन क्या भरोसा था कि इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और हमारी ये जो मांगें थी ये भी विफल थी। और दूसरी बात ये थी, इसी कारण से जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस इस 1940 के अधिवेशन के विरुद्ध थी और इसने इसका विरोध किया। और दूसरी ओर जो मुस्लिम लीग थी उसने इसीलिए विरोध किया क्योंकि वो जो पाकिस्तान की जो मांग कर रही थी वो उसकी बातें इसमें नहीं की गई थी। तो मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान की मांग का जो हित था वो उसकी बातें इसमें नहीं की गई। इसी कारण से मुस्लिम लीग कांग्रेस के द्वारा जो था इस अगस्त प्रस्ताव इन सब का जो है क्या कर दिया गया, विरोध कर दिया गया। और इन्हीं सभी के सुधारों के लिए आगे चल करके 1942 का आगे चल के भेजा जाएगा, क्रिप्स मिशन भेजा जाएगा जो है। तो क्रिप्स मिशन की जो बातें हैं हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।